हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं सभी लोग और आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज अपन बात करने वाले रेफ्रिजरेशन के बारे में। तो इससे पहले एक वीडियो आई हुई रेफ्रिजरेशन की, आप ये वाली वीडियो जो है लिंक इसमें देख सकते हो। तो इसका जो लिंक है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया। तो चलिए आज अपन बात करते हैं रेफ्रिजरेशन में जो अपने पिछली वीडियो के अंदर अपने पढ़ा था फ्रिज यानी कि रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर को अपने आम भाषा में क्या बोलते हैं? फ्रिज। इसके बारे में हमने पढ़ा था। और फ्रिज के हमने पढ़े थे कि इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला था डोमेस्टिक, जिसे अपने बोलते थे घरेलू फ्रिज। नंबर 2 पे था फ्रोस्ट फ्रिज। फ्रोस्ट क्या था फ्रोस्ट फ्रिज? फ्रोस्ट क्या होता है कि जो हमारा एवापोरेटर जो होता है, जो हमारा फ्रीजर होता है, तो फ्रीजर के अंदर ना बर्फ जम जाती है और बर्फ क्या होती है वो पूरे केबिन के अंदर जम जाती है, जिस कारण से कि बर्फ का आपको पता होगा जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री होता है। और जो एवापोरेटर का जो टेम्परेचर चलता है वो चलता है माइनस में लगभग 15 से 20 तक। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही इसकी एक परत जम गई तो वो परत क्या करेगी, वो उसको 0 डिग्री के ऊपर ही कांस्टेंट कर देगी। और ऐसा करने से ये जो बर्फ होती है ना, ये क्या करती है, ये एक अचालक का कार्य करती है। ये एक अचालक का कार्य करती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो अपना जो इसके अंदर जमने के लिए अपने रखा होता है तो वो पूरा अच्छे तरीके से जम नहीं पाता। और वो सारा का सारा जो केबिन होता है उसके अंदर बर्फ बर्फ हो जाती है। और जिस कारण से क्या होता है कि जो हमारा कंप्रेशर होता है वो लगातार रन करता रहता है और उससे प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसे अपने या तो उसे हटाने के लिए जो ये फ्रोस्ट होती है, तो उस बर्फ को जमना, जो वो बर्फ जमती है तो उस बर्फ का जमना क्या कहलाता है? वो कहलाता है फ्रोस्ट। और फ्रोस्ट को निकालना, फ्रोस्ट को खत्म करना क्या कहलाता है? डी फ्रोस्ट। डी फ्रोस्ट। अब डीफ्रोस्ट करने की क्या है, 2 से 3 विधियां। अगर अपने बात करें सबसे पहले तो वो है इसकी, अगर अपने मैनुअल विधियों की बात कर रहा हूं तो जो इसकी मैनुअली जो इसकी जो मेथड है इसका डीफ्रोस्टिंग का, वो क्या? सबसे पहला है कंप्रेशर ऑफ। कंप्रेशर ऑफ कि अपना जो रेफ्रिजरेटर है उसको अपने ऑफ कर दें और उसे 2 से 3 घंटे के बाद में उसे फिर से अपने ऑन करें। तो उससे क्या होगा कि बर्फ जो धीरे धीरे पिघल पिघल कर और वहां से हट जाएगी। पहले तरीका तो है ही, जिसमें अपने कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको बंद रखना है। नंबर दो का क्या है? हॉट वाटर। इसमें अपने क्या कर सकते हैं कि जो उसका जो एवापोरेटर होता है उसके अंदर अपने पानी को गर्म करेंगे और गर्म पानी को उसके अंदर डालेंगे, जिससे क्या होगा कि गर्म जो पानी होगा वो बर्फ को पिघला देगा और वो अपना जो अंदर से जो एवापोरेटर है वो साफ हो जाएगा। नंबर तीन क्या है कि जो उसके अंदर जो बर्फ जमी हुई, या तो आप उसको किसी ऐसे बोल सकते हो कि अगर कोई टेक्नीशियन है आपके पास तो आप उसको बुला लीजिए। वो क्या करेगा, या तो इन दोनों में से कोई विधि यूज कर लेगा या फिर उसको तोड़ करके बाहर निकाल देगा। लेकिन वो क्या करेगा, वो पूरा सेफली करेगा काम। और उससे क्या होगा कि वो अपना जो एवापोरेटर होगा ना, तो वो एवापोरेटर को कोई नुकसान नहीं होने देगा। ज्यादातर बंदे पता है क्या करते हैं, ये काम को घर में करने शुरू कर देते हैं। कोई सी नुकीली चीज से उसको जैसे ही तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करती है कि वो ज्यादातर एवापोरेटर की जो साइडों की जो दीवारें होती हैं, जैसे कि वो अपना कुछ इस प्रकार से बना होता है, जैसे कि कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, सपोज करो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ना सारे जगह के ऊपर कोयले होती है चारों साइडों में, और ऊपर नीचे यहाँ पे होती है। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पे कहीं बर्फ जमी हुई है, इस वाले एरिया में कहीं बर्फ जमी हुई है और आप इसको तोड़ रहे हो, और इसमें किसी की अगर कोयल के ऊपर अगर वो चीज लग गई, अगर ये लीक होगी, यहाँ से प्रेशर इसका रिलीज हो गया, तो क्या होगा कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा ना, तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, जो कंप्रेशर होगा वो अच्छे से कूलिंग नहीं कर पाएगा, फिर वो लगातार चलता रहेगा, उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए किसी टेक्नीशियन से ही, अगर आप इस किसी विधि से कर रहे हो तो किसी टेक्नीशियन या फिर कोई ऐसा बंदा जो काम करता हो या जिसको पता हो, और वो सावधानी से उसको हटा ले, तो आप उसको तो उससे बोलकर ये काम करवा सकते हो। और इसका नंबर 3 का मेथड क्या है? इसका जो नंबर 3 का मेथड है वो ये है कि इसे अपने जो रेफ्रिजरेशन का जो साइकिल होता है, ठीक है, ज्यादातर उसमें होता है। लेकिन आप इसमें क्या करें, इसका जो टेम्परेचर होता है ना,
जो आप रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है, तो आप उसके टेम्परेचर को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। मतलब कि उसको टेम्परेचर जो है, जैसे अगर आपने 2 से 3 के ऊपर कर रखा है उसको, जो थर्मोस्टेट स्विच है, तो उसको आप क्या कर दो 6 से 7, या फिर जो अगर उससे बड़ा है 7 से 8 तक है, तो उसको उस टेम्परेचर के ऊपर सेट कर दो। ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो हमारा कंप्रेशर होगा वो इतना ज्यादा जो है लोड के ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि जो उसके अंदर जो थर्मल बल्ब होगा वो सेंस करेगा कि इसके अंदर इतनी कूलिंग है, तो वो उसको चलने नहीं देगा और उसको बंद करता रहेगा। और जो अपना कंप्रेसर है ना, वो ऐसे धीरे धीरे जो है चलता रहेगा, या फिर वो उसको एक बार के लिए बंद कर लेगा। और जैसे ही बर्फ जो है ये पिघल जाएगी, ठीक है, टेम्परेचर जो है उसका जो हमारे एवापोरेटर का जो टेम्परेचर है, जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कंप्रेसर फिर से ऑन हो जाएगा और वो फिर से अपना कार्य करना शुरू कर देगा। मतलब एक तो टेम्परेचर को अपने कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप उसको हॉट वाटर से कर सकते हो, या फिर कंप्रेसर को ऑफ कर। ये तो थे इसके मैनुअली मेथड। ठीक है, ऑटोमेटिक में क्या होता है, ऑटो में क्या होता है, या तो इसके अंदर क्या होगा कि जो डीफ्रोस्ट एक हीटर आता है, डीफ्रोस्ट हीटर आपको पता होगा, जो हीटर होते हैं जितने भी हीटर हैं, हीटर का जो एलिमेंट होता है एडिशनल एलिमेंट, तो इसका जो एलिमेंट होता है ये किसका बना होता है, ये बना होता है नाइक्रोम का। क्योंकि नाइक्रोम जो है ये बहुत ही एक अच्छा ऐसे धातु आप बोल सकते हो जिसका टेम्परेचर काफी हाई है, जल्दी से पिघलता नहीं है। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस भी काफी ज्यादा होता है, जिससे कि आपने अगर अपने धारा देते हैं तो ये गर्म होना शुरू हो जाता है। जैसा कि अगर हीटर की बात करें, तो हीटर का जो एलिमेंट होता है वो भी नाइक्रोम का होता है, और हीटर के बाद में जो हेयर ड्रायर होता है उसमें भी होता है, तो वो भी नाइक्रोम का होता है। हॉट प्लेट ओवन जो होता है, ठीक है, हॉट प्लेट फर्नास बोल सकते हो, हॉट प्लेट और बोल सकते हो, तो उसका भी क्या होता है, जो एलिमेंट होता है वो जो है नाइक्रोम का होता है। अगर अपने बात करें इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस की, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सीधा प्रेस लिख रहा हूँ, इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक आयरन बोलते हैं, तो उसका जो एलिमेंट होता है वो भी अपना नाइक्रोम का होता है। तो हाई हीटर के लिए जो भी हीटिंग एलिमेंट अपने यूज करते हैं, वो एलिमेंट जो होता है वो नाइक्रोम का ज्यादातर बना होता है। तो इसके अंदर भी क्या होता है कि ये क्या कर देते हैं कि उसके अंदर ना एक एलिमेंट लगा देते हैं, जो ये इसका एवोपरेटर होता है। एवोपरेटर के इसके अंदर ना इनके बीच बीच में एक एक कॉइल जो है इसकी डाल देते हैं, एलिमेंट की डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, जैसे ही इसके अंदर फ्रोस्ट जमी, ठीक है, फ्रोस्ट जमते ही क्या होगा, इसके अंदर जो सेंसर होते हैं वो सेंस कर लेंगे कि इसके अंदर फ्रोस्ट जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, और वो क्या करेंगे, कंप्रेसर को ऑफ कर देंगे। कंप्रेसर को ऑफ करने के बाद में उसकी जो सप्लाई है वो ऑटोमेटिक इसमें कर देंगे, हीटर में कर देंगे, और हीटर अपना ऑन हो जाएगा। और हीटर जो है वो इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर का नहीं होता, मीडियम टेम्परेचर होता है उसके अंदर। मतलब कि उसके अंदर जो टेम्परेचर होगा वो लगभग 10 से 15 के बीच में होता है, 10 से 15 डिग्री के बीच में। और वो जो बर्फ को पिघलाने के लिए काफी होता है, उसमें जो है टाइम लगता है प्रोसेस में धीरे धीरे, और वो बर्फ को अच्छी तरह से पिघला देता है। एक तो था हीटर, हीटिंग एलिमेंट से। नंबर 2 का इसका तरीका कौन सा, नंबर 2 का तरीका है इसके अंतर का, अगर अपन बात करें रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम चक्कर हो, रेफ्रिजरेशन जो साइकिल होता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल यानी कि जो चक्कर होता है वो कैसे होता है, तो वो कुछ इस प्रकार से आपको मैंने जो पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि इसमें यहाँ पे जैसे एवापोरेटर लगा हुआ है, यहाँ पे जो अपना एक्सपेंशन वाल लगा होता है, यहाँ पर जो है अपना एक कंडेंसर लगा होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है अपना कंप्रेसर जो है लगा होता है। ठीक है, तो ये मैं इसको कंप्रेसर लिख रहा हूँ, ये हमारा कंडेंसर है, ये हमारा एक्सपेंशन वाल है, और ये हमारा एवापोरेटर है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसका जो रेफ्रिजरेशन जो साइकिल था ना वो इस प्रकार था, मतलब कि ये पहले इसको यहाँ से प्रेशर करेगा, कंडेंसर में जाएगी गैस, यहाँ से ये होगी गर्म, फिर कंडेंसर से निकलेगी। आपको मैंने बताया था हीट थ्योरी क्या कहती है कि चीज जो गर्म अगर हो जाती है तो गर्म होकर के वो उठती है ऊपर, और ठंडी होकर के क्या आ जाती है नीचे। तो यहाँ से ये ठंडी होकर के गैस नीचे आ जाएगी और नीचे से जाएगी एक्सपेंशन वाल। तो ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो एरिया रहेगा ये रहेगा ठंडा, मतलब इसके अंदर जो लिक्विड होगा, जो रेफ्रिजरेंट होगा वो ठंडा होगा। और एक्सपेंशन वाला जो है वो उसको कंट्रोल करेगा कि अपने को कितना चाहिए, कितनी क्वांटिटी यूज की चाहिए।
तो यहाँ से भी जो जाएगा एवापोरेटर तक वो भी रेफ्रिजरेटर क्या होगा, ठंडा। फिर एवापोरेटर क्या करेगा, वहां की हीट को सोखेगा, अवशोषित करेगा और फिर उसको आगे भेजेगा। तो यहाँ से जो एवापोरेटर हमारा होगा, इसमें यहाँ से नीचे से ठंडी गैस आएगी, गर्म होकर ऊपर उठेगी और आगे निकल जाएगी। तो यहाँ से ये क्या होगी, ये होगी गर्म। तो इसको मैंने बताया था आपको कि दो भागों के अंदर बांटा होता है। मतलब इसका ये जो एरिया रहेगा एक साइड का, ये तो रहेगा हॉट वाली साइड और ये रहेगी कोल्ड वाली साइड। तो अब इसमें डीफ्रोस्ट का क्या करें। डीफ्रोस्ट में क्या करते हैं, इसका जो रेफ्रिजरेशन का जो साइकिल होता है ना, उसे क्या कर देते हैं, इसमें एक स्विच लगी होती है और स्विच से क्या कर देते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं। मतलब जो इसका रेफ्रिजरेशन का जो साइकिल होता है ना, वो रिवर्स हो जाता है। तो रिवर्स होने से क्या हो जाता है कि ये इस साइड में चलना शुरू कर देता है। जो पहले कंप्रेसर में ऊपर से जो गर्म गैस आ रही थी, अब ये ऊपर से जहां से गर्म इसमें आ रही थी, तो अब ये क्या कर देगा, इस गर्म गैस को यहाँ से वापस रिवर्स कर देगा और वो जाएगी एवापोरेटर में। एवापोरेटर की जो वहां की जो फ्रोस्टिंग होगी, तो उसको वो गर्म गैस जो है वो पिघला देगी, ठीक है। और यहाँ से पिघलाने के बाद में गर्म गैस होगी, थोड़ी ठंडी हो जाएगी और ठंडी होकर वो जाएगी थोड़ी सी एक्सपेंशन वाल के अंदर। ज्यादा इतनी ज्यादा ठंडी नहीं होगी, लेकिन ठंडी थोड़ी बहुत हो जाएगी, हो जाएगी एक्सपेंशन वाल में, ठीक है। और एक्सपेंशन वाल से हो जाएगी कंडेंसर में, और कंडेंसर से क्या होगा कि कंडेंसर से फिर से वो ऊपर कंप्रेशर में चले जाएगी, कंप्रेशर उसको फिर से प्रेशर से फेंकेगा, ठीक है। और फिर से फिर आ जाएगी यहाँ पे, फिर से प्रेशर आएगा कि जो फ्रोस्ट है वो डिफ्रोस्ट हो जाती है। जब उस सेंसर देंगे इसमें आप नहीं है, क्या होगा कि वो स्विच जो है इसको फिर से जो है फॉरवर्ड वाइस में फिर से कर देगी, जो इसका पहले से रिवर्स होगा, तो फिर से ये अपने सही जो साइकिल के अंदर आ जाएगी। तो इससे अपने बोल सकते हैं जो रेफ्रिजरेट जो साइकिल है, रेफ्रिजरेट साइकिल रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। दो के आपको बता दी हीटिंग एलिमेंट का रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो रिवर्स सिस्टम जो होता है, उसके द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, अपने ठंडा कर सकते हैं। और एक तरीका इसका और है जो ज्यादातर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में तो यूज होता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर में यूज नहीं होता। ये जो नंबर 3 का तरीका है, ये हमारा रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम होता है उसके अंदर तो यूज होता है, लेकिन जो हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं, यानी कि जो हमारे फ्रिज होती है, उसके अंदर यूज नहीं होता। तो वो तरीका कौन सा है, वो है सी। जो तरीका होता है उसमें क्या होता है कि जहां पे हमारा एक्सपेंशन वाल लगा होता है ना, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, फ्रिज के अंदर तो यहाँ पर जो है उसकी अपनी कैपिलरी लगी होती है, ठीक है, और कैपिलरी और फिल्टर लगा होता है। और जो बड़े अगर अपने बात करें जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम के, अगर अपने एसी की बात करें, एयर कंडीशनिंग की, तो एसी में क्या होता है, एसी में यहाँ पे क्या लगा होता है, एक्सपेंशन वाल लगा होता है। और एक्सपेंशन वाल क्या कर देता है, उसके ऊपर ना एक बाईपास के लिए एक पाइप लगी होती है, एक ट्यूब लगी होती है बाईपास के लिए। तो उसमें क्या होता है कि जो कंडेंसर से नीचे से अगर अपने बात करें, तो वो उसका जो कनेक्शन होता है सीधा कंडेंसर के ऊपर से होता है, बाईपास थ्रू होती है वो इसलिए होती है कि अगर कई बार क्या होता है कि जैसे जो रिसीवर लगे होते हैं उसके अंदर, तो उसमें क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेंट होता है वो काफी ज्यादा मात्रा के अंदर आ जाता है और उसने एवापोरेटर में भेजना होता है कम, तो वो वहां अपने पास क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। अभी देखो, देखो होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे एक लगा लिया एक्सपेंशन वाल, इसके पीछे यहाँ पे लगा होता है रिसीवर। रिसीवर का कनेक्शन होता है एक्सपेंशन वाल से सीधा इसके साथ में अटैच होता है, और रिसीवर की जो पाइप होती है ना, ये लगी होती है यहाँ पे कंडेंसर के अंदर, ठीक है। और जो एक्सपेंशन वाल होता है, यहाँ से एक पाइप निकाली होती है एवापोरेटर को, और एक यहाँ से जो है बाईपास ये निकाल देते हैं कंडेंसर को, और ये कंडेंसर के कहाँ जाके लगती है, यहाँ पे। अब इसमें होता क्या है, जैसे ही रिसीवर के अंदर जाएगा यहाँ से रेफ्रिजरेंट, एक्सपेंशन वाल उसको कंट्रोल करेगा कि मेरे को आगे कितना भेजना है, कितने की जरूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको भेजेगा। अगर इसके अंदर रेफ्रिजरेंट की मात्रा होती है ज्यादा और वो गर्म है, ठंडा नहीं हुआ, तो एक्सपेंशन वाल उसको आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि आगे अपने को जो रेफ्रिजरेंट चाहिए ना, वो चाहिए ठंडा। तो यहाँ पे इसको क्या चाहिए, यहाँ पे ये गर्म आएगा, ठीक है।
तो इस कंडीशन में ये क्या करता है कि जैसे इसमें ज्यादा गर्म आता है तो इसको इधर बाईपास निकाल देता है वापस कंडेंसर के अंदर। ठीक है, ये तो होता है इसके बाईपास के लिए। पर अगर इसके अंदर फ्रोस्ट कहीं जम जाती है तो उस फ्रोस्ट के जमने में ये क्या कर देता है, जैसे उसके अंदर अगर फ्रोस्ट जम जाती है तो उस कंडीशन में ये क्या करता है कि उसके अंदर ना ये रेफ्रिजरेंट को यहाँ से नहीं आने देता, ये उसको क्या करेगा, यहाँ से रोकेगा रिसीवर के अंदर से, इधर से इसको बाईपास यहाँ से उठा करके और एवोपरेटर के अंदर निकाल देगा। ठीक है, पहला सिस्टम तो इसका ही हो गया। या फिर ये क्या करेगा कि रिसीवर के अंदर आने देगा, रिसीवर से जो गर्म यहाँ से निकलेगा, जो एक्सटर्नल जो होगा गर्म पीछे से आ रहा होगा, ये उसको सीधा बाईपास निकाल देगा एवोपरेटर। और जो एवोपरेटर के अंदर जो हमारी फ्रोस्ट होगी उसको ये डिफ्रोस्ट करने का कार्य करेगा। तो आप इसको नंबर 3 पे बोल सकते हो एक्सपेंशन वाल्व बाईपास। ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व बाईपास। आपने और जो है नाम सुना होगा कंप्रेसर का ओवरहीट। ओवरहीट सिस्टम, ओवरहीट में क्या होता है, ओवरहीट के अंदर, ओवरहीट में क्या होता है कि जैसे होता क्या है कि जो हमारा एवोपरेटर होता है, जैसे कि अगर अपने बात करें रेफ्रिजरेटर के अंदर, आपने फ्रिज के अंदर उसका दरवाजा आपने खुला छोड़ दिया तो वो क्या करेगा, वो बाहर की हीट को अंदर खींचेगा। और जो एवोपरेटर होगा, एवोपरेटर के अंदर जैसे जैसे ही बर्फ उसके अंदर आती है, जो सॉरी उसके अंदर हवा जैसे उसके अंदर आती रहेगी बाहर की, तो वो क्या करेगा, वो उसको सोखता रहेगा, उसको ठंडा करता रहेगा, सोखता रहेगा, ठंडा करता रहेगा। मतलब कि जो वहां पे जो लिक्विड आ रहा होगा वो गर्म होकर के आगे जाता रहेगा और वो प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। तो देखो कंप्रेसर में कुछ ठंडा करने वाला नहीं होता, ठंडा कौन करता है रेफ्रिजरेटर को, सिर्फ कंडेंसर। ना ही उसको जो है कैपिलरी वगैरह इतना ज्यादा वो करती, कैपिलरी क्या करती है, उसके प्रेशर को कम कर देती है, जिससे क्या होता है कि प्रेशर के अगर जैसे कम हो जाता है तो वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो उस प्रोसेस में और कंडेंसर के अंदर में क्या होता है कि अगर पीछे से प्रेशर ज्यादा है तो वो उतनी जल्दी से उसको ठंडा नहीं कर पाते, और उस कंडीशन में जो हमारा गर्म जो है जो रेफ्रिजरेंट होता है तो वो एक्सपेंशन वाल्व से किधर चला जाता है, एवोपरेटर के अंदर। और एवोपरेटर के अंदर तो पहले से ही गर्मी है और वो उसको ठंडा कर नहीं पाती। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है वो ज्यादा गर्म हो जाता है, और जिस कारण से क्या होता है कि हमारा कंप्रेसर होता है वो भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और जिसे अपने बोल देते हैं ओवर हीटिंग। ठीक है, या फिर अगर लगातार कंप्रेसर रन करता रहता है तो उस कंडीशन को भी अपने ओवर हीटिंग बोलते हैं। तो ओवर हीटिंग के समय में क्या होता है कि जो गर्म जो रेफ्रिजरेंट होता है वो एवोपरेटर के अंदर घूमता रहता है। ठीक है, तो अपने ये नहीं बोल सकते कि अगर अपन इसको ओवरहीट कर दें तो डीफ्रोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये एक तरीका है अगर डीफ्रोस्ट करना है तो। लेकिन उसको लगातार रन करते रहने के लिए अपने या तो उसका दरवाजा वगैरह उसको खुला छोड़े, उसमें क्या होगा कि वो जो हमारा जो कंजप्शन करेगा, जो हमारी जो पावर होगी तो वो पावर की बहुत ज्यादा कंजप्शन करेगा। ठीक है, तो ये टोटली अपने बोल सकते हैं तरीका फेल है, जिसका अपने यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये 3 तरीके थे, आप याद रखना डीफ्रोस्टिंग के। और ये था हमारा फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम होता है डीफ्रोस्टिंग करने का। ठीक है, जो डीफ्रोस्टिंग रेफ्रिजरेटर होता है इसका तरीका होता है ये ऑटोमेटिक डीफ्रोस्ट करता है। ठीक है, और अगर अपने बात करें इनके प्रकार की तो वो क्या है, अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक में क्या होता है, वैसे तो इसका कोई अगर अलग से कोई प्रकार नहीं है, लेकिन ये बनाए जाते हैं अलग अलग क्वांटिटी, आप बोल सकते हो इसकी कैपेसिटी के आधार पर ये अलग कई प्रकार के हैं। तो कैपेसिटी के आधार पर ये कई प्रकार के हैं। अगर मैं बात करूं तो इसकी जो क्वांटिटी होती है, सॉरी जो इसका जो क्षमता होती है वो अपने लेते हैं लीटर में। ठीक है, और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन इसको बोल सकते हैं, इसको क्या जो है उसको हल करता है, वो है इसका सिंगल डोर, सिंगल डोर। और जो इसका साइज होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, साइज इसका स्मॉल ही होता है। ठीक है, 3 कैटेगरी के रेफ्रिजरेंट आते हैं, रेफ्रिजरेटर आते हैं सॉरी, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ठीक है, तो डोमेस्टिक में क्या होता है कि कैपेसिटी होती है वो अपने लीटर के अंदर लेते हैं, और ये कितनी कैपेसिटी से लेकर कितने तक चलता है, तो ये चलता है 65 लीटर से लेकर के और 120 लीटर तक।
ज़्यादातर इस लीटर तक के अपने यूज करते हैं, 165 तक के ही आते हैं ये, लेकिन अपने 120 तक सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। और उसके बाद में साइज जो इसका सिंगल डोर होता है, इसमें एक ही डोर होता है, ठीक है। और एक डोर के अंदर में क्या होता है कि इसका ऊपर का जो हिस्सा होता है, अगर मैं यहाँ पे एक फ्रिज का बनाने की कोशिश करूँ तो इसमें क्या होगा कि जैसे ये सपोज करो इसका डोर है, इसमें ऐसे यहाँ पे सेल्फ बनी होती है पानी के लिए, यहाँ पे इसका एवापोरेटर होता है अंदर वाली साइड में, और नीचे का सारा जो होता है ये फ्रिज होता है, ये एरिया फ्रिज होता है, ठीक है। और ये एरिया होता है फ्रीजर, ठीक है। और ये आ गया इसका डोर। और इसके अंदर क्या होता है, इसके जो पार्ट की अगर अपने बात करें जो लगभग फ्रिज के अंदर सेम होती है, तो कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, कैपिलरी ट्यूब्स होती है, एवापोरेटर होता है, एवापोरेटर कॉइल होती है, सेल्फ होती है और क्रिस्पर होता है, प्लस में थर्मोस्टेट होता है, लैंप होता है और लैंप स्विच होती है। आप उसको डोर स्विच बोल सकते हो उसको। तो ये जो इसके पार्ट रहते हैं ये सभी फ्रिज के अंदर सेम रहते हैं। यहाँ से इसके एडजस्टेबल पैड होते हैं जो इसके लेवल को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। और अगर अपने बात करें इसको, अगर अपने कहीं लगा रहे हैं तो उसकी एक चीज बात का अपने को ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि दीवार से इसकी जो दूरी है कम से कम 15 से 20 सेमी होनी चाहिए, ताकि हवा का जो सर्कुलेशन बनता रहे, कंडेंसर जो है वो ठंडे उसको करता रहे। नंबर 2 पे अगर अपने बात करें फ्रोस्ट फ्री की, तो फ्रोस्ट फ्री जो रेफ्रिजरेटर होते हैं ये कई प्रकार के हैं। अगर अपने बात करें डोर के हिसाब से, तो ये आते हैं नंबर 1 पे डबल डोर, ट्रिपल डोर, फिर आते हैं 4 डोर को आप साइड बाय साइड बोल सकते हो, ये डबल डोर का भी बोल सकते हो और 4 डोर को भी। एक्चुअल में इसमें होता क्या है, देखो डबल डोर में क्या होगा कि जैसे ये एक रेफ्रिजरेटर है, तो इसका जो ऊपर का जो एवापोरेटर होता है ना, तो ये इसका डोर आपको अलग से दे देगा, और नीचे का जो फ्रिज होगा फ्रिज का डोर अलग से दे देगा। ये तो होता है डबल डोर, ठीक है। ट्रिपल डोर में क्या होता है, या तो ये आपको क्रिस्पर नीचे से अलग से दे देगा, या फिर ट्रिपल डोर के अंदर क्या होता है कि जो बड़े जो रेफ्रिजरेंट आते हैं उसमें क्या होता है कि ऊपर 2 डोर होते हैं और नीचे का ये एक पूरा सिंगल होता है। ज्यादातर ये दुकानों के अंदर यूज किया जाता है। नंबर 3 पे आता है साइड बाय साइड। साइड बाय साइड में क्या होता है कि जैसे ये एक रेफ्रिजरेटर, इसके बीच में ऐसे होते हैं, मतलब ये एक साइड का डोर होता है और ये एक साइड का डोर होता है, ये होता है साइड बाय साइड में। और इसके अंदर क्या होता है कि दोनों के अंदर ही अगर अपने बात करें तो एक साइड आप, या तो इसमें क्या होता है कि एक साइड पूरी फ्रीजर होती है और एक साइड पूरी फ्रिज होती है, या फिर इन दोनों के अंदर क्या होता है कि दोनों में ऊपर की जो साइडें होती हैं ये फ्रीजर भी होती हैं और नीचे का साइड फ्रिज भी होता है। या फिर 4 डोर में क्या होता है जैसे इस प्रकार से होगा और नीचे में ये दिया होगा। और इसमें क्या होता है कि अगर इस प्रकार का 4 डोर है जिसमें ये भी एक डोर है, ये भी एक डोर, ये भी, इसमें क्या होता है कि इसका जो फ्रीजर होता है ना वो नीचे होता है, ये होता है इसका फ्रीजर और ये होता है इसका फ्रिज, ठीक है। और ज्यादातर जो 4 डोर होते हैं इनके अंदर जो कंप्रेसर होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। फ्रिज के लिए अलग से कंप्रेसर होगा, फ्रीजर के लिए अलग से होगा, क्योंकि साइज इसका काफी बड़ा होता है, जिस कारण से क्या होता है कि इसको अपने अलग अलग रखना पड़ता है, मतलब 2 कंप्रेसर देने पड़ते हैं ताकि एक जो है वो फ्रीजर को चलाता रहे, दूसरा फ्रिज को चलाता रहे। फिर आते हैं डीफ्रोस्ट या फिर फ्रोस्ट फ्री के अंदर जो नंबर 3 के जो रेफ्रिजरेंट 5 सॉरी 4 के जो रेफ्रिजरेटर आते हैं वो कौन से आते हैं, वो होते हैं कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल में क्या होता है, जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, कन्वर्टेबल जो रेफ्रिजरेंट होते हैं, ठीक है। तो कन्वर्टेबल में क्या होता है, उसमें एक फंक्शन होता है जो हमारे फ्रीजर को, हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं सभी लोग और आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज अपन बात करने वाले हैं रेफ्रिजरेशन के बारे में। तो इससे हमारे इससे पहले एक वीडियो फ्रिज के अंदर बदल देते हैं, फ्रिज में बदलता है। इसमें होता क्या है, जैसे सपोज करो ये जो रेफ्रिजरेटर है ना, ये है मेरा कन्वर्टेबल। मैं इसको सॉरी यहाँ पे बना रहा हूँ, हाँ इसको यहाँ पे बना देता हूँ थोड़े से बड़े साइज के अंदर, ठीक है। ये है मेरा फ्रीजर, ये है मेरा फ्रीज फ्रीजर और ये है मेरा फ्रिज।
ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है एक जो दो जगह के ऊपर। तो चलिए, इसमें होता क्या है, ऊपर का जो फ्रीजर होता है ना, जितनी भी फ्रिज हैं अपनी, ऊपर का जो फ्रीजर होता है, फ्रीजर ही नीचे वाले फ्रिज को कूल करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि नीचे का जो हमारा फ्रिज होता है, तो वो ठंडा किससे होता है, वो ठंडा होता है फ्रीजर से। कंप्रेसर जो होता है वो सिर्फ अपने एवोपरेटर जो होता है वो सिर्फ सिर्फ फ्रीजर को ठंडा करता है, और जो उसकी कूलिंग होती है वो नीचे के केबिन में आती है, जिससे क्या होता है कि नीचे का केबिन भी ठंडा हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो डबल डोर होते हैं या उससे बड़े जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, इसमें क्या होता है, इनके अंदर ना एक फैन लगा होता है, कूलिंग फैन बोल सकते हो, एग्जॉस्ट फैन बोल सकते हो, छोटा सा। और उसमें क्या होता है, यहाँ से ऊपर से एक डक्ट बनी होती है, डक्ट आप समझते हो, डक्ट क्या होती है, डक्ट होती है, सपोज करो जैसे मैंने यहाँ पर एक फैन लगाया हुआ है, और मुझे यहाँ पे इस कमरे में जो है हवा चाहिए, और इससे यहाँ तक की जो दूरी है वो कम से कम 20 फीट है, तो मैं सीधी वहां से हवा नहीं ले सकता। तो मैं क्या करूंगा, एक पाइप या फिर एक बोल सकते हो एक जो चादर होती है लोहे की, मैं उससे एक ढांचा ऐसा तैयार कर लूंगा, या पाइप ऐसी तैयार कर लूंगा जो सीधी मुझे उस कमरे तक से जोड़ दे, और मैं इस पंखे को चलाऊंगा तो जो एयर होगी वो इसके अंदर से जाती जाती मेरे को उस कमरे के अंदर मिल जाएगी। तो ये जो माध्यम जो होता है हमारा, ये होता है डक्ट। ठीक है, और ये जो होते हैं ये कई प्रकार के बनाए जाते हैं, इसके बारे में अपने आगे चर्चा करेंगे। और जो आपको जो एसी का जो कार्य करते हैं, जो काम करते हैं एसी का, जो जिन्होंने एसी के बारे में पढ़ा है, जो आरएसी के जो स्टूडेंट हैं, तो उनको पता होगा कि डक्ट क्या होती है, और डक्ट ये बहुत सारे एसीओ के अंदर इसका यूज भी होता है। ठीक है, तो चलिए फिर से फ्रिज के ऊपर आते हैं। तो फ्रिज में क्या होता है कि इसके अंदर वाली साइड में डक्ट होती है, और ऊपर में क्या होता है, नीचे क्या होता है, नीचे का फैन लगा होता है, जो क्या क्या करता है, ये होता है एग्जॉस्ट का। ये क्या करता है, ये ऊपर से हवा को खींचता है एवापोरेटर से, और नीचे के केबिन में छोड़ता रहता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए इसके नीचे एक रिप सी दी होती है, जिसको अपने ऐसे आगे पीछे करके जो इसके आगे की जो ग्रिल लगी होती है उसको अपने कम ज्यादा खोल और बंद कर सकते हैं, जिससे नीचे का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल होता रहता है। अगर अपने को कम हवा चाहिए, मतलब कम ठंडक चाहिए, तो अपने उसको उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस सिस्टम से क्या होता है, इससे जो अगर अपने बात करें, कुछ फ्रिज जो होते हैं, फ्रिज के अंदर क्या होता है कि जो सब्जी वगैरह रखते हैं या फल फ्रूट रखते हैं, तो उनके ऊपर मॉइस्चर आ जाता है। तो ये उस मॉइस्चर को हटाने का कार्य भी करता है, क्योंकि जो फैन की जो कूलिंग होती है ना, उससे क्या होता है कि उससे ना मॉइस्चर बहुत कम आता है, क्योंकि वो हवा को सर्कुलेशन जो है उसका बनाए रखता है, जिससे क्या होता है चीजें जल्दी खराब नहीं होती, उसमें स्मेल भी नहीं आती। ठीक है, बहुत अच्छी विधि है ये भी। और इसमें होता क्या देखो, अगर मैं कन्वर्टेबल का यूज कर रहा हूँ, तो कन्वर्टेबल में क्या होगा कि हमारा जो ये पूरा का पूरा एरिया रहेगा ना, जो हमारा फ्रिज रहेगा, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्रिज में। हमारा जो फ्रीजर है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रिज में, मतलब कि जो ये पूरा का पूरा जो हमारा एरिया रहेगा ना, एवापोरेटर से लेकर के और नीचे के कैबिन तक, और ये हमारा सारा का सारा एरिया क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फ्रिज। ठीक है, ये सारा का सारा एरिया फ्रिज बन जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी अगर अपना फ्रीजर के अंदर कुछ भी रख दोगे तो वो जमेगा नहीं, तब तक नहीं जमेगा जब जब तक आप इस फंक्शन को फिर से चेंज नहीं कर देते। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि वैसे तो फ्रीजर जो होता है वो सिर्फ बर्फ को जमाने के लिए दिया होता है, जिसके अंदर अपने कोई भी चीज रखते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो वो जम जाती है। और इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो ऊपर की जो एवापोरेटर जो कॉइल होती है उसका टेम्परेचर जो होता है ये नॉर्मल टेम्परेचर पे कर देते हैं, मतलब कि जैसे इसका वो -10 से लेकर के माइनस जो है 22 तक जाता है। तो ये क्या कर देते हैं, ये इसका जो टेम्परेचर होता है ना, ये इसको लगभग 1 से लेकर के सॉरी +1 से लेकर के 2 3 के ऊपर सेट कर देते हैं, या इनमें से किसी भी एक पॉइंट के ऊपर सेट कर देते हैं। तो फिर ये क्या होता है कि जीरो पे बर्फ का जमती है, बर्फ जीरो पे बर्फ जमती है, तो उससे कम टेम्परेचर के ऊपर जमेगी नहीं बर्फ। तो इसमें क्या होगा कि ये जो होगा ना, ये 2 से 3 टेम्परेचर पे चलेगा, और ये ऊपर की कूलिंग नीचे भी देगा, तो उससे क्या होगा कि इसका जो टेम्परेचर रहेगा ना वो लगभग एक सा हो जाएगा, और ये ऊपर वाला जो एरिया वो बर्फ नहीं जमा पाएगा। ठीक है, और पंखा तो नीचे हवा दे ही रहा है, तो उसमें कोई इशू है नहीं। ठीक है, और इसमें इसके साथ साथ में 2 से 3 फंक्शन और भी होते हैं। अगर अपने बात करें, एक एक्स्ट्रा कूलिंग का होता है, बूस्ट जो फ्रीजिंग का होता है, और उसके अलावा जो मोसिट का होता है। ठीक है, तो वो उनमें क्या होता है कि अगर अपने मोसिट ऑन कर रहे हैं तो मोसिट में क्या होगा कि इसका जो एयर जो सर्कुलेशन जो होता है एयर का,
तो वो चलता रहता है, उससे मोसेट नहीं आता किसी भी फल फ्रूट के ऊपर, किसी भी सब्जी के ऊपर। बूस्ट कूलिंग में क्या होता है कि जो नीचे का जो फ्रीजर होता है ना, ये उसके टेम्परेचर को बढ़ा देता है, और उसके टेम्परेचर को अगर आपने उसको एक बार ऑन करते हैं तो उसमें टाइमर होता है, जो उसका टाइमर होता है वो चलता है 15 से लेकर के 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट के बीच में क्या होगा कि इसका जो टेम्परेचर होगा फ्रिज का, वो बूस्ट कूलिंग के ऊपर होगा, मतलब वो बहुत जल्दी ही उसको जो है ठंडा करेगा। और अगर आपने बूस्ट फ्रीजिंग का जो है यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि एवापोरेटर का जो टेम्परेचर है, अगर अपने एवापोरेटर के टेम्परेचर को माइनस सपोज करो मैंने 15 के ऊपर सेट किया हुआ है, और मैंने इसका जो बूस्ट जो फ्रीजिंग होता है उसको ऑन कर दिया, तो ये जो टेम्परेचर रहेगा -15 का, ये 22 से ऊपर भी चल जा सकता है, मतलब -30 तक भी जा सकता है, और इस टेम्परेचर तक रहेगा। उससे क्या होगा, ये भी 15 से 20 मिनट चलेगा, और इसमें अगर कोई भी चीज आप रखोगे तो जल्दी से जम जाएगी, जल्दी से जमना शुरू हो जाएगी। तो ये उसके लिए होते हैं, इसके दो ऑप्शन जो होते हैं। चलिए अब अपने नंबर 3 पे बात करते हैं, कमर्शियल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।